आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरान ने एक बार फिर लगाई अमेरिका की क्लास। खामेनेई बोले ट्रंप की बातें जवाब देने लायक नहीं। पाकिस्तान को लेकर दरगाह आला हजरत ने पैगाम किया जारी, पाकिस्तान से जुड़ी कोई भी पोस्ट शेयर ना करे मुस्लिम यूथ। जमीयत उलेमा हिंद दिल्ली की मजलिस आमला का इजलास, मस्जिदों और मदरसों की हिफाजती अमल पर हुआ तबादला ख्याल। उत्तराखंड में मजहबी शिनाख्त मुहिम हुई तेज, नाम बदलो धर्म बताओ से ताजिर परेशान। कश्मीर में नफरत पर भारी पड़ी इंसानियत, मदरसा तलबा को बचाने वाले हिंदू दोस्त ने पेश की मिसाल। यूपी के शामली से निकली मुस्लिम तिरंगा यात्रा, भारतीय फौज को किया सलाम। मथुरा में 90 गैर कानूनी बांग्लादेशी पकड़े गए, बच्चों समेत सभी को पुलिस ने हिरासत में लिया। शंकराचार्य स्वामी बोले कर्नल सोफिया की तौहीन करना गलत, चुन चुन कर मुसलमानों के खिलाफ हो रही सियासत। कर्नल सोफिया पर कमेंट करने वाले वजीर पर बिहार में फूटा गुस्सा, लोगों ने कहा करो अरेस्ट, विजय शाह मुर्दाबाद के लगे नारे। पीएम मोदी के मिशन पर ओवैसी और थरूर, ऑपरेशन सिंदूर का दुनिया भर में पैगाम देगी हुकूमत। पीएम शहबाज ने माना भारत के हमले में नूर खान एयरबेस हुआ तबाह, इंडियन एयरफोर्स ने 60 ठिकाने समेत कंट्रोल यूनिट किया तबाह। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, पहली बार भाला फेंका 90 मीटर पार। अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत आए 160 अफगानी ट्रक, पाक के रास्ते अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट लेकर आए ट्रक। हज मुसाफिरों से ओवैसी ने की अपील, कहा दुआ करो अल्लाह पाकिस्तान की दुम सीधी करे। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। ईरान अमेरिका की शर्तों के आगे बिल्कुल भी झुकने के मूड में नहीं है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जुमे को यह दावा किया कि अमेरिका ने तेहरान को डील से जुड़ा ड्राफ्ट भेजा है, उन्हें जल्दी से कदम उठाना होगा वरना कुछ बुरा होने वाला है। ट्रंप के इस दावे को खारिज करते हुए ईरान ने बड़ा जवाबी हमला बोला है। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि ईरान को अमेरिका से कोई ड्राफ्ट नहीं मिला है, ऐसी कोई हालात नहीं है जिसमें ईरान यूरेनियम खनन के हक से पीछे हट जाए। इसके साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि ट्रंप के गल्फ दौरे के दौरान ईरान पर की गई उसके तबसरे ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बुरी तरह से ठनी हुई है। अमेरिकी सदर ट्रंप मिडिल ईस्ट दौरे पर भी ईरान को नजरअंदाज नहीं कर पाया। ट्रंप ने अपने रुख को वाजे किया कि वो अरब ममालिक के साथ कई तरह की डील करने का ख्वाहिशमंद है। जुमे को अपने मिडिल ईस्ट के दौरे के इंतखाम पर ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान अमेरिका के बीच कई दौर की बातचीत के बाद तेहरान को डील के लिए ड्राफ्ट भेजा गया है। ड्राफ्ट के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने एक सहाफी से कहा कि हम लॉन्ग टर्म अमन के लिए ईरान के साथ बहुत संजीदगी से बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम शायद कोई समझौता करने के काफी करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उन्हें जल्दी से आगे बढ़ना होगा। अमेरिकी ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए ईरान ने भी बड़ा पलटवार किया। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान को अभी तक अमेरिका से कोई तहरीरी ड्राफ्ट नहीं मिला है। उन्होंने कहा, इस बीच हमें और दुनिया को जो अमेरिका की तरफ से पैगाम मिल रहे हैं वो भटकाने वाले और मुखालिफ हैं। फिर भी ईरान मजबूती से खड़ा है। हमारे हुकूक की इज्जत करें और अपने बैन्स को खत्म करें, हम एक समझौता करेंगे। इसका मतलब ये कि अमेरिका दुनिया भर में ईरान को लेकर वहम फैला रहा है। अमेरिका को वाकई में ईरान से डील करनी है तो वो ईरान पर ये तमाम पाबंदियों को हटाए और इसके बदले वो ईरान से डील कर ले। अरागची ने आगे कहा, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, ऐसी कोई सूरत नहीं है जिसमें ईरान अमन के मकसद के लिए किए जा रहे यूरेनियम खनन को कुर्बान कर दे। अजीम ईरानी मुल्क ने उन लोगों के सामने अपनी ताकत और अज़्म दिखाया है जिन्होंने हम पर दबाव डालने की कोशिश की है। हम हमेशा आपसी इज्जत की बुनियाद पर बातचीत का इस्तकबाल करते हैं और हमेशा किसी भी जोर जबरदस्ती को नाकबूल करते हैं। ट्रंप के तेहरान को ड्राफ्ट भेजने के दावे को खारिज कर ईरान ने दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि अमेरिका झूठ और जोर के बल पर ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि ईरान पर बेअसर है और ईरान किसी के आगे झुकने वाला नहीं। इसी के साथ ही ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने भी ट्रंप की क्लास लगा डाली। अली खामेनेई ने आज कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अरब ममालिक टूर के दौरान ईरान पर किए गए तबसरे जवाब देने लायक नहीं है।
खामेनेई ने कहा कि ट्रंप के अमन कायम करने के दावे झूठे और खोखले हैं। उन्होंने अमेरिकी सदर के जरिए अरब ममालिक के टूर के दौरान दिए गए बयानों का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए अमेरिकी ड्राफ्ट पर जल्द ही आगे बढ़ना होगा, वरना कुछ बुरा होने वाला है। खामेनेई ने आगे कहा कि ट्रंप के तबसरों का लेवल इतना गिरा हुआ है कि वो पूरे खित्ते के लिए शर्मिंदगी का बाइस है और अमेरिकी मुल्क के लिए भी शर्मिंदगी का बाइस है। उन्होंने आगे कहा, हाँ, ताकत का इस्तेमाल अमन और हिफाजत के लिए किया जा सकता है, इसलिए हम अपने मुल्क की ताकत को हर दिन बढ़ाएंगे। दरगाह आला हजरत ने जारी पैगाम में कहा गया कि दुश्मन देश की हिमायत तारीफ करना, उसकी बातों और उसके पैगाम का आदान प्रदान करना, ये सब जुर्म के दायरे में आता है। इसलिए मुस्लिम नौजवान पाकिस्तान से संबंधित कोई भी सामग्री या पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा ना करें। बरेली में दरगाह आला हजरत वाक़े जामिया रज़विया मंजरी इल्ज़ाम के उलमा और मुफ्ती इकराम की जुम्मे को बैठक हुई। इसमें दरगाह आला हजरत के चीफ मौलाना सुभान रजा खान और सज्जादानशीन मुफ्ती हसन मियाँ की ओर से मुस्लिम नौजवानों को पैगाम जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम नौजवान पाकिस्तान से जुड़े कोई भी कंटेंट और पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। दरगाह से जुड़े नासिर कुरैशी ने दरगाह चीफ और सज्जादानशीन के पैगाम के हवाले से बताया कि पिछले कुछ समय से भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात हैं। जंग के माहौल में बहुत कुछ बदल गया है। इन हालात में सामने वाला मुल्क दुश्मन देश के जुमरे में आता है। ऐसे में दुश्मन देश की हिमायत करना, उसकी तारीफ करना, उसकी बातों और उसके पैगाम का लेन देन करना, ये सब एक जुर्म के दायरे में आता है, जिससे मुतालिक कानून की बहुत सी संगीन दफाएं हैं जिनके तहत मुल्जिम के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं। इसलिए मुस्लिम नौजवानों से अपील है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस समय बहुत खतरनाक है। इस वक्त सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर करने से परहेज करें, या फिर कोई चीज शेयर भी करें तो खूब अच्छी तरह देख लें कि उसमें कोई गैरकानूनी बात तो नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद सलीम बरेलवी ने कहा कि मुल्क से मोहब्बत और वफादारी हमारी मजहबी और आईनी जिम्मेदारी है। इस समय वैसे भी मजहब, शरीयत, इस्लामी पोस्ट और ईमानी बातों के नाम पर बहुत सारे पाकिस्तानी मौलवी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गुमराह कर रहे हैं। पाकिस्तानी मौलवी हमारे मुस्लिम नौजवानों को ऐसी रस्मों और आदतों का आदी बना रहे हैं जो आला हजरत हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आज़म हिंद जिलानी मियाँ, रेहाने मिल्लत, ताजुश शरिया और हमारे दीगर बुजुर्गों के फतवे के खिलाफ हैं। इसलिए नौजवानों से अपील है कि इस तरह के पाकिस्तानी मौलवियों की पोस्ट, वीडियो, ऑडियो और लेखों इस्लामी कंटेंट से धोखा ना खाएं। पाकिस्तानी मौलवियों की पोस्ट को ना खुद पढ़ें और ना ही दूसरे लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये मजहब और मसलक के भी खिलाफ है, देश और आइन के भी खिलाफ है। मुफ्ती ज़मीन खान ने कहा कि बहुत सारे नौजवान कम पढ़े लिखे या अनपढ़ होने की वजह से ये समझ ही नहीं पाते कि जो पोस्ट उन तक आई है वो मसलक के खिलाफ है या देश और आइन के खिलाफ है। बस वो उसका इस्लामी नाम या मजहबी थंबनेल देखकर धोखा खा जाते हैं, अनजाने में शेयर कर देते हैं। मौलाना अख्तर ने कहा कि इस वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल नासमझ नौजवानों के लिए ऐसा ही है जैसे किसी छोटे बच्चे के हाथ में पिस्तौल या खतरनाक हथियार दे देना। जमीयत उलेमा दिल्ली की मजलिस आमला का इजलास मदरसा आलिया अरबिया मस्जिद फतेहपुरी चांदनी चौक में जमीयत उलेमा दिल्ली की सदारत में शुरू हुआ। इजलास के मकसद पर रोशनी डालते हुए दिल्ली के मुफ्ती अब्दुल राजिक मज़ाहरी ने कहा कि आज के इजलास का मकसद कौमी और रियासती मसाइल पर गौर करना था। इस इजलास की शुरुआत कुरान की तिलावत और नातिया कलाम से हुई। इजलास के मकसद पर रोशनी डालते हुए नाज़िम आला जमीयत उलेमा दिल्ली के मुफ्ती अब्दुल रजीक मज़ाहरी ने कहा कि आज के इजलास का मकसद कौमी और रियासती मसाइल पर गौर करना है। इस वक्त मुल्क में खास तौर पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मदरसों, मस्जिदों और मजहबी मकमात को तोड़ा या सील किया जा रहा है, वो सब मनसूबाबंदी और तासुब पर मबनी है। मदरसों में देश के आइन के तहत मजहबी तालीम की जाती है। मदारिस के असातिज़ा ने हुब्बुल वतनी के साथ मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया है और आज भी मुल्क की हिफाजत और अमन के लिए काम कर रहे हैं। उनके लिए सरकार का ये रवैया अफसोसजनक है। इसी तरह सरकार ने वक्फ तरमीमी एक्ट के जरिए से भी औकाफ को बर्बाद करने की कोशिश की है, वो भी बेहद खतरनाक और काबिले मजम्मत है। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। इजलास में पिछले दिनों जमीयत उलेमा हिंद के जरिए मुनक्किद किए गए तरबियाती प्रोग्राम में दी गई हिदायतों पर अमल करने पर भी चर्चा की गई है। ईद उल अजहा के बाद तंजीम को और ज्यादा कारगर बनाने के लिए सभी जिलों के जिम्मेदारों को इकट्ठा किया जाएगा। समाजी इस्लाह के लिए प्रोग्राम मुनक्किद करने और मकामी इकाइयों को मजबूत करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। इजलास में शिरकत करने वालों में जमीयत उलेमा दिल्ली के खजानची मौलाना मोहम्मद फुरकान कासमी,
नायब सदर मौलाना अब्दुल हनान कासमी शामिल थे। शहर के बाजारों में इन दिनों अलग ही चहल पहल देखने को मिल रही है। दुकानों के बाहर लगे बोर्ड अब पहचान का मरकज बन गए हैं। कुछ दुकानदार डर के मारे अपने बोर्ड बदल रहे हैं, जबकि दूसरे दुकानें बंद कर रहे हैं। इसकी वजह कुछ हिंदू तंजीमों के जरिए दुकानदारों से उनकी मजहबी पहचान पूछने का मुहिम चलाई जा रही है। रॉयल बुलेटिन के मुताबिक बीजेपी युवा मोर्चा के वजीर विपिन पांडे खुद दुकानों पर जाकर लोगों से कह रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि दुकानदार किस मजहब का है। उनके मुताबिक ये मुहिम इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ये जानना होगा कि हम जो चीजें भगवान को पेश कर रहे हैं वो पूरी तरह से शुद्ध हैं या नहीं। हालांकि इस पूरी मुहिम को लेकर इंतजामिया की तरफ से कोई बाज़ाब्ता हुक्म जारी नहीं किया गया है, लेकिन जमीनी हालात बताते हैं कि माहौल कशीदा होता जा रहा है। ताजिरों का कहना है कि पहलगाम हमले के बाद ये रुझान तेज हो गया है। अब कई हिंदू तंजीमें दुकानों के QR कोड को स्कैन करके मालिकों की पहचान कर रहे हैं। इसके बाद दुकान का नाम बदलने और बोर्ड पर मजहबी पहचान लिखने का दबाव बनाया जा रहा है। ताजिर के नबी अहमद नाम के एक दोस्त ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी जिसमें लिखा था, आज शाम 4 बजे साईं स्वीट्स की दुकान के बाहर एक बैठक है। दुकान का नाम बदलकर मुस्लिम पहचान वाला नाम रखें ताकि पहचान वाजे हो। थाने में शिकायत दर्ज कराने की सोच ही रहा था कि तभी SHO खुद दुकान पर आ पहुंचे। उन्होंने लाइसेंस मांगा। दोनों दुकानों के लाइसेंस पर साईं मिठाई लिखा हुआ था। नगर निगम की पर्चियां भी दुकान के नाम पर थी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही इंतजामिया की तरफ से कोई वाज़ेह हिदायत मिली है, लेकिन जिस तरह से पहचान की सियासत दुकानों तक पहुंच गई है उससे ये साफ हो गया है कि बाजार अब सिर्फ तिजारत का मरकज नहीं रह गया है, बल्कि सामाजिक पहचान की लड़ाई में एक नया मोर्चा बन गया है। जम्मू कश्मीर में वाक़े पुंछ में सियासत, मजहब और सोच से परे प्रदीप शर्मा मकामी मदरसा जामिया ज़ियाउल उलूम के जख्मी बच्चों की मदद के लिए आगे आए। उनके कामों ने सभी बिरादरी के नागरिकों को गहराई से मुतासिर किया। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब वाक़े शहर पुंछ में एक हफ्ते पहले हुई भयंकर गोलाबारी के बाद जो बात सबसे ज्यादा उभरकर सामने आई है वो सिर्फ तबाही या नुकसान नहीं था, बल्कि खंडरों के बीच से निकली उभरी इंसानियत भी थी। नागरिकों पर मुसीबत आ पड़ने के बाद सबसे पहले रिएक्शन देने वालों में प्रदीप शर्मा थे, जो बीजेपी के साबिक MLA हैं। मजहब और सोच से परे प्रदीप शर्मा मकामी मदरसा जामिया ज़ियाउल उलूम के घायल बच्चों की मदद के लिए आगे आए। उनके कामों में सभी बिरादरी के नागरिकों को गहराई से मुतासिर किया। सोशल मीडिया पर उनसे जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें प्रदीप शर्मा को देखा जा सकता है कि वो घायल तलब को अपनी बाहों में उठाकर सेफ जगह ले जा रहे हैं। ये तस्वीरें सुर्खियों से परे थी। उन्होंने बहादुरी और हमदर्दी की कहानियां बयां की। पुंछ में कई लोग उन्हें खुदा का फरिश्ता कहने लगे। 1200 से ज्यादा तलब वाले मदरसे पर मोर्टार शेल से हमला हुआ। इसमें एक मौलवी की जान चली गई और 3 बच्चे जख्मी हो गए। दहशत और चीख पुकार के बीच मदरसे के हेड सैयद हबीब ने सहज रूप से मदद की, किसी मौलवी या सियासत से नहीं, बल्कि एक ऐसे दोस्त से जिस पर वो 15 साल की उम्र से भरोसा करते थे। यूपी के शामली में वाक़े मोहल्ला आज़ाद चौक से भारतीय सेना को सलाम एक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जुमे को शहर के मोहल्ला आज़ाद चौक वाक़े मस्जिद कुरैशियान से जुमे की नमाज के बाद मुफ्ती जुबैर कासिम ने कहा कि हम हर खतरे में अपने वतन के साथ खड़े हैं। अपने बयान में भारतीय फौज की बहादुरी और मुल्क से वफादारी को खिराजे अकीदत पेश की। उन्होंने कहा कि हाल ही में पहलगाम जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान की तरफ से किए गए अटैक का जिस मजबूती से जवाब हमारी फौज ने दिया वो हर हिंदुस्तानी के लिए फक्र का सबब है। ये कार्रवाई मुल्क की सरहदों की हिफाजत और भारत की अटूट ताकत का साफ पैगाम है। हमारी फौज सिर्फ वर्दी नहीं पहनती, वो हमारी उम्मीदें, हमारी हिफाजत और हमारी आज़ादी की हिफाजत का नाम है। अगर दुश्मन ने हमारी तरफ आंख उठाई तो हम सब मजहब, जात और जबान से ऊपर उठकर एक साथ खड़े हैं। उन्होंने अपने जाती इल्म की रोशनी में वतन से मोहब्बत को ईमान का हिस्सा बताया और जोर देकर कहा कि सरहद की हिफाजत करने वाले सिपाही हमारी दुआओं के मुस्तहिक हैं। इसके बाद मस्जिद से तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत की ओर से हैदराबाद के MP और AIM-IM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान साजिश के खिलाफ जमकर मोर्चा संभाला। अब एक बार फिर से ओवैसी ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के नामपल्ली में मौजूद हज हाउस में हज मुसाफिरों को खिताब किया।
इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को लेकर हज मुसाफिरों से खास अपील की। हैदराबाद के एमपी ने कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क सुधरने वाला नहीं है। आप हज को जा रहे हो, दुआ करो कि अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा तो उनको सीधा करना पड़ेगा। उन्होंने हज यात्रियों से कहा कि वे इस जियारत को केवल एक जियारत सफर ना समझें। ओवैसी ने इस बात पर जोर दिया कि हज एक जियारत सफर नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये एक रूहानी इम्तिहान है। ये सब्र, कुर्बानी और भाईचारे जैसे गुणों का अभ्यास किया जाना चाहिए। बीजेपी की केरल इकाई के चीफ राजीव चंद्रशेखर ने पाकिस्तान के साथ तनाव के दौरान हुकूमत का समर्थन करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ की और कहा कि वो दोनों भले ही बीजेपी के ऑपोजिशन हैं लेकिन देशभक्त हैं। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ओवैसी के साथ बहुत सारे सियासती रिश्ते ठीक ना हो, लेकिन मुझे खुशी है कि जब देश मुश्किल में था तो उन्होंने सियासत की बजाय मुल्क के साथ खड़ा चुना। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दाना ठिकानों की कमर तोड़ने के बाद भारत ने अब बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान के नापाक इरादों को बेनकाब करने की हिकमत अमली बनाई है। सिर्फ बीजेपी पार्लियामेंट मेंबर ही नहीं बल्कि सभी पार्टियों के पार्लियामेंट मेंबर मोदी सरकार की इस हिकमत अमली का हिस्सा हैं। ये सभी हिकमत अमली अलग अलग मुल्कों में जाकर पाकिस्तान के जरिए दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने का पर्दाफाश करेंगे। इस वक्त में कांग्रेस के शशि थरूर और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे। थरूर और ओवैसी मोदी सरकार और मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सख्त मुखालिफ समझे जाते हैं। वजीर आजम मोदी की इमेज एक ऐसे लीडर की है जो अपने फैसलों से लोगों को हैरान करने के लिए जाने जाते हैं। वफद में शशि थरूर को शामिल करने का फैसला भी ऐसा ही है, लेकिन जो लोग शशि थरूर को करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि उन्हें चुनकर PM मोदी ने कितना बड़ा जुआ खेला है। यूनाइटेड नेशंस में काम करने वाले, बड़ा तजुर्बा रखने वाले शशि थरूर सिफारतकारी में माहिर हैं। ऐसे में वो आलमी सतह पर पाकिस्तान को बेनकाब करने में अहम किरदार निभा सकते हैं। वहीं AIMIM के ऑपरेशन सिंदूर ने असदुद्दीन ओवैसी की पूरी इमेज बदल दी है। उनकी इमेज एक हुब्बुल वतन के तौर पर उभरी है और बीजेपी लीडरान भी उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पहले शायद ही किसी को उम्मीद थी कि ओवैसी पाकिस्तान। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बड़ी तादाद में बांग्लादेशी शहरियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने मालूमात दी कि इन लोगों में कई छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। बता दें कि कुल मिलाकर 90 लोगों को पकड़ा गया है जिन पर भारत में गैर कानूनी तौर से रहने का इल्जाम है। ये कार्रवाई मथुरा के 9 जिला थाना इलाके में की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग खाजपुर गांव के पास ईंट भट्टों में काम कर रहे हैं और वो विदेशी शहरी हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने जब मौके पर पहुंचकर जांच की तो पाया गया कि ये सभी लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं और उनके पास भारत में रहने के दुरुस्त दस्तावेज भी नहीं थे। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी को हिरासत में ले लिया। पकड़े गए लोगों में 35 मर्द, 27 ख्वातीन और 28 बच्चे शामिल हैं। ये सभी खाजपुर गांव के ईंट भट्टों में मजदूरी कर अपना गुजारा कर रहे थे। अफसरों ने बताया कि फिलहाल इन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही इनके पास मिले दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है कि ये सब कब और कैसे भारत में दाखिल हुए। स्थानीय इंतजामिया अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इन्हें यहाँ किसने काम पर रखा और इनके आने का रास्ता क्या था। यदि इन पर गैर कानूनी एंट्री और गैर कानूनी काम का मामला साबित होता है तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन कहने वाले बीजेपी लीडर और मध्य प्रदेश के वजीर विजय साहू के खिलाफ मुल्क भर में आक्रोश है और लोग जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ही वजीर के इस्तीफे की मांग भी लगातार की जा रही है। इस बीच बिहार के जमुई में जुमे की नमाज के बाद वजीर के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। जमुई शहर के खैरा मोड़ पर मुस्लिम बिरादरी के लोग इकट्ठा हुए थे और वजीर के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए उनका पुतला जलाया। साथ ही वजीर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गिरफ्तारी की भी मांग की। मजहरीन ने तिरंगा झंडा लेकर सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, विजय साहू मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए और बीजेपी के खिलाफ भी जमकर मुखालिफत दर्ज कराया। ऑपरेशन सिंदूर में सोफिया की अहम भूमिका रही थी। बता दें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए टेरर अटैक में करीब 26 सैलानियों की जान चली गई थी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया। इस ऑपरेशन में कर्नल सोफिया कुरैशी ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी और इस ऑपरेशन की तारीफ दुनिया भर में हुई थी। मध्य प्रदेश हुकूमत के वजीर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ काबिल एतराज बयान दिया, जिसके बाद से मुल्क भर में गुस्सा है। उन्होंने कर्नल सोफिया को दहशतगर्दों की बहन बताया था। इसके बाद बवाल मचा हुआ है। इस मसले पर शंकराचार्य स्वामी अवित मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने रद्द-ए-अमल दिया है। भारतीय जनता पार्टी पर तंज सकते हुए कहा कि जो मन में था वो सामने आ गया।
अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि बीजेपी ये पहले से ही करती आ रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा, जिस पार्टी के तर्जुमान ही मुसलमान होते हों, चुन चुनकर मुसलमान प्रवक्ता रखती रही हो, वो मुसलमानों के लिए ऐसी सोच रखती है, इसका मतलब है कि उसके मन में कुछ और है और दिखाती कुछ और है। आज सामने आ गया, मुकदमा हुआ है, लेकिन इन लोगों को सजा कहाँ होती है? जब हमारी फौज ने किसी को ओहदा और जिम्मेदारी दी है तो कुछ सोचकर ही दी होगी। बीजेपी का एक ईमानदार मुल्क की फौजी बेटी पर ऐसी टिप्पणी करना गलत है। उन्होंने कहा, बीजेपी का ये नियम हो गया है हर चीज पर सियासत करना। जिस पार्टी के प्रवक्ता ही मुसलमान होते हों, चुन चुन करके मुसलमान प्रवक्ता रखती रही हो, वो मुसलमानों के बारे में इस तरह की धारणा रखती है, इसका मतलब है कि उसके मन में कुछ और है और उसके दिखावे में कुछ और है। प्रकट हो गया, वो ठीक है, वो मुकदमा हुआ है, हो गया। अब उसमें सज़ा हो तब जाने हम। सज़ा कहाँ होती है? मुकदमे हो जाते हैं, उसके बाद सुनवाई, सज़ा पता नहीं कब होगी। तो इसलिए कोर्ट ने सज़ा का आदेश कर दिया, उससे हम कैसे खुश हो जाएं? जब हमारे सेना में जो व्यक्ति है, भारत की सेना ने उसको भर्ती रखा है, उसको कोई पद दिया है, उसको दायित्व दिए हैं, कुछ समझ करके ही दिया होगा, उसको भारत का नागरिक मान करके, उसको विश्वस्त मान करके दिया होगा, और उसके विरुद्ध आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं? यही है कि चित भी मेरी पट भी मेरी। भारत से अटारी बॉर्डर से 160 अफगानी ट्रकों को खास एंट्री दी गई है। ये ट्रक कुछ खास सामान लेकर आए थे। माना जा रहा है कि ये भारत और अफगानिस्तान के बीच कारोबार को बढ़ावा देने की एक नई कोशिश है। भारत और तालिबान के बीच पहली बार सियासी बातचीत हुई है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी से बात की। इसके बाद भारत ने एक खास कदम उठाया है। भारत ने अफगानिस्तान से 160 ट्रकों को अटारी बॉर्डर से आने की इजाजत दे दी है। इन ट्रकों में सूखे मेवे और नट्स हैं। हालांकि भारत ने अभी तक काबुल में तालिबान की हुकूमत को ऑफिशियली तस्लीम नहीं किया है। पाकिस्तान ने पहले इन ट्रकों को वाघा बॉर्डर पर रोका, बाद में कुछ ट्रकों को अटारी में सामान उतारने की इजाजत दी गई। बता दें कि भारत ने 23 अप्रैल को अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया था। एक दिन पहले पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। पाकिस्तान पहले अफगानिस्तान से भारत को एक तरफा कारोबार की इजाजत दे रहा है। इससे अफगानी सामान भारत को इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन भारत से अफगानिस्तान को इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन भारत से अफगानिस्तान को कुछ नहीं भेजा जाता था। साउथ एशिया में भारत अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। यहाँ लगभग $1 बिलियन का कारोबार होता है। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और अफगान वजीर मुत्तकी की मुलाकात 15 मई को हुई थी। पाकिस्तान की वजह से कारोबार में दिक्कतें आ रही थी। फिर भी भारत साउथ एशिया में अफगानी प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा बाजार है। हाल ही में पाकिस्तान ने एक बार भारत को अफगानिस्तान सामान भेजने की इजाजत दी थी। ये साल 2021 के आखिर में हुआ था। भारत ने अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं भेजने का ड्राफ्ट रखा था। अफगानिस्तान में सूखे की वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी। तालिबान ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि वो गेहूं की सप्लाई ना रोके। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कबूल किया कि भारत के जवाबी हमले में उनके कई एयरबेस तबाह हो गए हैं, खासतौर पर नूर खान एयरबेस। पाकिस्तान का यह कबूलनामा अब दुनिया के सामने है। ये वही पाकिस्तान है जो कल तक ये कह रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है और अपने लोगों को बेवकूफ बनाकर जीत का जश्न मना रहा था। अब वही कह रहा है कि नुकसान हो गया है। शहबाज शरीफ का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें वो कहते हैं कि 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात में करीब 2:30 बजे सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पर बताया कि वजीर आजम साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, जिसमें से कुछ नूर खान एयरबेस पे गिरे हैं और कुछ दूसरे इलाकों में भी गिरे हैं। हमारी वायुसेना ने अपने मुल्क को बचाने के लिए स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया और उन्होंने चीनी फाइटर प्लेन्स पर मॉडर्न गैजेट और तकनीक का भी इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि नूर खान कोई मामूली एयरबेस नहीं है। ये पाकिस्तान के वीवीआईपी और हाई लेवल मिलिट्री एविएशन का सेंटर है। इंडियन एयरफोर्स ने पूरी सटीकता के साथ हमला किया था और किसी भी जगह कोई भी टारगेट चूकता हुआ नहीं दिखाई दिया। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि इंडियन एयरफोर्स ने रावलपिंडी में एयरबेस को निशाना बनाया, जिससे एक कमांड और कंट्रोल यूनिट तबाह हो गए। ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत चुके नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में इतिहास रच दिया।
गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने पहली बार 90 मीटर के पार भाला फेंका। उन्होंने फाइनल में अपनी तीसरी कोशिश में 90.23 मीटर का भाला फेंककर अपना पर्सनल बेस्ट बनाया। इससे पहले उनका सबसे बेस्ट थ्रो 89.94 मीटर था, जो कि उन्होंने 30 जून 2022 को स्टॉकहोम डायमंड लीग में फेंका था। हालांकि इस तारीखी परफॉर्मेंस के बाद भी नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल से ही इत्मीनान करना पड़ा। जर्मनी के वेबर जूलियन ने 91.06 मीटर के साथ गोल्डन मेडल अपने नाम किया। नीरज 6 में से 5 थ्रो में नंबर 1 पर थे, लेकिन छठे और आखिरी थ्रो में जूलियन उनसे आगे निकल गए। इससे पहले नीरज चोपड़ा ने कभी 90 मीटर का जादुई आंकड़ा नहीं छुआ था। 90 मीटर की दूरी नीरज चोपड़ा के लिए एक चुनौती बन चुकी थी। वो कई बार इस आंकड़े के बेहद करीब पहुंचे थे, लेकिन हर बार 88 या 89 मीटर पर ही सीमित रह गए। टोक्यो ओलंपिक या बुडापेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने के बावजूद ये सवाल बना रहता था कि क्या नीरज कभी 90 मीटर को पार कर पाएंगे। अब इसका जवाब नीरज ने पूरी मजबूती के साथ दिया है। नीरज चोपड़ा ने जब तीसरी कोशिश में यह कर दिखाया तो पूरा मैदान झूम उठा। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।